तो अभी जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं रिसेंटली वो डिस्कस कर रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट के रिगार्डिंग, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट फर्स्ट में मतलब बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। पहले सबसे पहला अपन ने देखा था, एक्चुअली अगर क्विकली रिकॉल करें अपन इसको, तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, राइट। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन ने देखा एक्चुअली कि जब पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो फिर वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, तीन। कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड देन लोकल वेरिएबल, राइट। लोकल और तो अपन ने डिस्कस किया नहीं, बहुत नॉर्मल है, अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट, अगर पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर मेथड कितने तरीके के होते हैं, तीन। कौन से? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड देन व्हाट, स्टैटिक मेथड। उसके बाद अपन ने देखा कि पाइथन में एक चीज होती है गार्बेज कलेक्टर, और पाइथन में एक चीज होती है लास्ट में कल देखा था डिस्ट्रक्टर, राइट। चलिए बार अपन क्विकली सारे चीजों को रिवाइज करें सो दैट आपको पता चले कि आप कितना टच में है। और क्लास क्या होता है? ऑब्वियसली किसी भी चीज की लॉजिकल एग्जिस्टेंस क्या होती है? क्लास, राइट। मतलब जो आप लॉजिकली फील कर सकते हो, आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज क्लास, राइट। नाउ कोई भी रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की किस तरीके की एग्जिस्टेंस होती है? फिजिकल। क्लास की किस तरीके की एग्जिस्टेंस होती है? लॉजिकल, राइट। अगर हम बात करें रेफरेंस वेरिएबल की, क्या काम होता है रेफरेंस वेरिएबल का? रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर आपने वो ऑब्जेक्ट को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप इसके थ्रू कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल। अगर अपन बोले क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? वन टू मैनी। इसका मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होता है? वन टू मैनी। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तीन वेरिएबल जो थे, इंस्टेंस और स्टैटिक की बात करते हैं, तो पहला कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस वेरिएबल? अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, कौन सा बनाओगे आप उसको? इंस्टेंस। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के सेम है, कौन सा बनाओगे? स्टैटिक। सेकंड, कब क्रिएट होता है इंस्टेंस वेरिएबल? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? क्लास लोड होती है। कब डिस्ट्रॉय होता है? क्लास अनलोड होती है, राइट। नाउ तीसरा, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट होती है, सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करने वाले? शेयर करने वाले। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, आप किससे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से भी कर सकते हो, क्लास के नाम से भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड कौन सा होता है? क्लास का नाम। अगर क्रिएट करना है तो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम। अगर आपको डिलीट करना है तो इंस्टेंस वेरिएबल डिलीट करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल डिलीट करने के लिए अगेन क्लास का नाम। इंस्टेंस वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो, राइट। ये सारे डिफरेंसेस जो अपन ने फिगर आउट किए थे व्हाइल डिस्कसिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। नाउ अगर बात करें अपन तीन तरीके की जो मेथड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, इंस्टेंस, क्लास एंड स्टैटिक, तो यहां पे मैंने देखा था एक्चुअली कि अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल की अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम किसके पास जाएंगे? इंस्टेंस मेथड के पास, राइट। अब कॉन्ट्रास्ट करें तो अगर किसी क्लास के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है सारे के सारे स्टैटिक है, किसके पास जाएंगे? क्लास मेथड के पास। तीसरा, अगर किसी मेथड के अंदर ना तो इंस्टेंस ना स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो किसके पास जाओगे? स्टैटिक मेथड के पास। सेकंड, इंस्टेंस मेथड को कॉल करना का आपका सबसे तरीका है एक रेफरेंस वेरिएबल के। इस क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आप रेफरेंस वेरिएबल भी कर सकते हो और क्लास के नाम पे भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड कौन सा होता है? क्लास का नाम। तीसरा, इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए किसी डेकोरेटर की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, क्लास मेथड बनाने के लिए कंपलसरी आपको डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, कौन सा? @क्लास मेथड। और स्टैटिक मेथड के लिए डेकोरेटर यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स, राइट। तो फोर्थ पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो फिर लाइक इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड में जो पहला आर्गुमेंट कौन पास करवाता है? पाइथन। कौन सा होता है? नाम कुछ भी दे सकते हो, बट देना क्या चाहिए? सेट। इसको पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। क्लास मेथड की बात करें तो पहला आर्गुमेंट कौन पास करता है? पाइथन। क्या होता है? cls। इसको पॉइंट करता है क्लास के नाम को। स्टैटिक मेथड में कोई भी आर्गुमेंट पाइथन पास नहीं करता, राइट। तो ये यहां पे अपन ने डिफरेंशिएशन किया था इनके बीच में। फिर अपन आए थे जीसी के बाद, जहां पे अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि गार्बेज कलेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है पाइथन में? यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट यूजलेस है? सिंपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब वो उस ऑब्जेक्ट के साथ यूजर काम ले नहीं सकता, और इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट यूजर के लिए क्या है? यूजलेस, और इसका मतलब वो इसके एलिजिबल है जीसीपी। एज ए प्रोग्रामर आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी थी?
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने काम में नहीं आ रहा है तो उसका रेफरेंस वेरिएबल अपने क्या करना है, हटाना है, ताकि वो उसके एलिजिबल रहे जीसी के लिए। फिर आता है अपन डिस्ट्रक्टर पे। तो यहाँ पे अपन एक बात देखी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले टारगेट वेक्टर ऑब्जेक्ट इसको कॉल करने वाला है डिस्ट्रक्टर, राइट। और क्या पर्पस होता है डिस्ट्रक्टर का, प्रिज्म एक्टिविटी मेंटेन करना। अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले आप कुछ करवाना चाहते हो तो ऊपर आपको किसमें लिखना चाहिए, डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखना चाहिए, राइट। तो ये सारे पार्ट है जो अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट 1 में डिस्कस किए। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट सेकंड, राइट। सेकंड में यहाँ पे खाली अपन ने एक चीज मिस की, वो क्या है, लोकल वेरिएबल। अब आप डिस्कस करेंगे डॉक्टर। नाउ यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट के साथ अपन स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट सेकंड, क्या डिस्कस अपने को सेकंड पार्ट में करने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कुछ रिलेशंस में। पहला चीज जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना वो है, चलो यहीं पे लिख दूंगा कि अगर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग अपने को डिस्कस करना है रिगार्डिंग रिलेशन है, दैट इज ईजी रिलेशन, राइट। सेकंड जो अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है रिलेशन अगेन, दैट इज हेजे रिलेशन, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड यहाँ पे अपन देखेंगे ईजे वर्सेस हेजे रिलेशन, मतलब दोनों में से कौन सा रिलेशन कौन सी सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए। तो फिर ईजे वर्सेस हेजे रिलेशन, ओके। नाउ उसके बाद अपन देखेंगे जब यहाँ पे एक चीज होती है सुपर, सुपर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये सारा जो पार्ट है, चार चीजें जो है ये अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट सेकंड, राइट। ये चारों ऑब्वियसली बड़े मतलब इसके जो सब पार्ट होते हैं वो मैं भी देख रहा हूं, डिस्कस करेंगे तो बता रहा हूं। तो आप एक बार हेडिंग पर्सपेक्टिव में देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट सेकंड में ये चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर जब भी आप रिवाइज करोगे आपको पता रहेगा ये कहां पे आपको। चलो उसके बाद अपन स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट, एंड दैट इज ईजी रिलेशन। ओके, नाउ व्हाट इज ईजी रिलेशन। नाउ देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होता है ईजी रिलेशन। देखो पहली बात तो ओके, तो नाम अगर आप देख रहे हो ईजी रिलेशन, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुन रखा होगा। इससे पहले मे भी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखा होगा, हो सकता है सी प्लस प्लस आपने देखी हो। सी प्लस प्लस भी कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो वहां पर भी ये चीज होती है, क्योंकि आप इसको इस नाम से नहीं जानते एक्चुअली, आप इसको एक दूसरे नाम से जानते हो। वो नाम मुझे लगता है आपने सुन रखा होगा, बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, दैट इज व्हाट, इनहेरिटेंस, राइट। तो इजी रिलेशन बोलो या इनहेरिटेंस बोलो, बात एक ही है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। बट आप थोड़े से अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इजी रिलेशन। क्यों? क्योंकि इस नाम से एक्चुअल में कुछ मिलता है, और क्या मिलता है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इजी रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, राइट। सेकेंड पॉइंट, ऑब्वियसली अगर अपन कोई चीज यूज कर रहे हैं, क्यों करोगे कोई चीज यूज, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अपना क्या होने वाला है, फायदा होने वाला ऑब्वियसली। तो आज अपन अगर इजी रिलेशन पढ़ रहे तो इसीलिए पढ़ रहे कि कुछ ना कुछ इससे अपने को मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इजी रिलेशन का होता है वो होता है आपकी रीयूजेबिलिटी, राइट। अब मतलब क्या होता है रीयूजेबिलिटी का, थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इजी रिलेशन को आप इनहेरिटेंस से बोल सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। चलो रीयूजेबिलिटी के पास तो अपन थोड़ा बाद में जाएंगे, पहले अपन ये देखने की ट्राई करते हैं, थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि होता क्या इजी रिलेशन। और इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इजी रिलेशन, तो क्या देना अपने को, रीयूजेबिलिटी। बट क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, तो रीयूजेबिलिटी नहीं बोल। अनफॉर्चुनेटली लोग दोनों का आंसर सेम ही देते हैं, दैट इज व्हाट, रीयूजेबिलिटी। तो पर्पज डिफरेंट है, एडवांटेज डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको आंसर देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पर्पज ऑफ इजी रिलेशन, तो फिर आपको किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, जस्ट ऑब्जर्व। देखो पहली बात, जब भी आप इनहेरिटेंस करोगे ना, इनहेरिटेंस की दुनिया में हमेशा दो चीजें होती है, एक तो आपका पेरेंट होगा और एक क्या होगा, चाइल्ड। तो इनहेरिटेंस जब भी करोगे तो रिलेशन बनेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, पेरेंट चाइल्ड का। एक पेरेंट होगा, दूसरा क्या होगा, चाइल्ड होगा।
राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा उसको इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, आराम से देखना और फिर अपन जानने की ट्राई करते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस एंड ऑल। तो जस्ट ऑब्जर्व, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मान लो मैंने लिखा क्लास, और सपोज मैंने लिखा क्लास ए, राइट, ऑब्जेक्ट हियर, वैसे क्लास का नाम क्या है यहाँ पे ए। फाइन, अब इसके अंदर जो भी आपको करना है वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, बट सपोज जैसे मान लो अभी के लिए मैं यहाँ पे डमी लिख रहा हूँ कि ये क्लास एक ए मैंने लिखी और एक क्लास में और लिख रहा हूँ क्लास बी, राइट। तो आराम से देखना यहाँ पे सपोज ये क्लास मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास अभी कितने काम कर रही है, एक क्लास सपोज करो 5 टास्क कर रही है, एक क्लास 5 टास्क कर रही है, राइट। ऑब्वियसली आपको पता है क्लास के अंदर अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो हर एक टास्क के लिए आप क्या बनाओगे, मेथड, राइट। क्योंकि कुछ भी काम करवाना, मान लो 5 टास्क करवाना, सपोज करो इस क्लास को ऐड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, डिवीजन करवाना है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग आप क्या बनाओगे, मेथड। क्योंकि मेथड के एडवांटेज क्या आपको पता है, एक बार लिखो बार बार उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो बेटर है हर एक टास्क के करस्पॉन्डिंग आप क्या बनाने वाले हो, मेथड। तो मैं ऐसा बोलूं कि 5 टास्क कर रही है क्लास, या ऐसा बोलूं उस क्लास के अंदर 5 मेथड है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। नाउ यहाँ पे ये जो बी क्लास है आपका वो कितने काम कर रही है, लेट्स सपोज 3 टास्क। अगला 2 क्लास है, एक क्लास आपके लिए 5 काम कर रही है और बी क्लास आपके लिए कितने काम कर रही है, 3 काम। मतलब अगर आपको उन 5 काम की रिक्वायरमेंट है, आप किस क्लास के पास जाओगे, ए क्लास के पास। तो मे बी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके मेथड को कॉल करो, डिपेंड करेगा उसके अंदर जो 5 मेथड है वो किस तरीके की है। अगर मान लो इंस्टेंस हुई तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर ही कॉल कर सकते हो। और अगर मान लो स्टैटिक या क्लास हुई तो डायरेक्ट ए डॉट भी कर सकते हो, क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हो, राइट। अगर इन नीचे वाले 3 काम की रिक्वायरमेंट आप किसके पास आओगे, क्लास बी के पास, तो मे बी बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या डायरेक्ट बी क्लास के नाम पे उन 3 टास्क को कॉल करो, डिपेंड करेगा इसके अंदर वो 3 टास्क है कैसे। नाउ सवाल मेरा ये है, अभी देखो अभी ये क्लास बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है, ये क्लास बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। सपोज करो आपको दोनों के बीच में लगाना है कौन सा रिलेशन, इजी रिलेशन। इजी रिलेशन मतलब इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस मतलब एक बनेगा पेरेंट, दूसरा बनेगा चाइल्ड। सवाल ये है इन 2 क्लास के बीच में अगर रिलेशन लगाना है, किसको पेरेंट बनाओ किसको चाइल्ड बनाओ, इसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखो पहली बात तो कैसे बनाओगे, सिंटेक्स वाइज कैसे लिखोगे, कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने लिखा क्लास बी, आगे पैरेंथेसिस और मैं नाम लिख रहा हूं किसका, ए का। अगर ऐसा करोगे इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे लिख रखा है वो क्लास चाइल्ड है, जो पैरेंथेसिस के अंदर लिख रखा है वो क्लास क्या है, पेरेंट। अब रिलेशन बन गया, ए क्लास पेरेंट है, बी क्लास आपका क्या है, चाइल्ड, राइट। तो मतलब मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा, अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, एक ए क्लास है एक बी क्लास है, पेरेंट कौन है, ए क्लास, तो जो एरो है वो मैं रखूंगा ए क्लास की तरफ, ये इंडिकेशन दे रहा है ए इज पेरेंट एंड बी इज चाइल्ड, राइट। ऑब्जेक्ट हियर क्या मतलब होता है इनहेरिटेंस का, देखो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, अगर मान लो इस क्लास ने ए को पेरेंट बनाया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो अब अगर आप देखोगे ना कि पेरेंट चाइल्ड बनाने के बाद का सीन देखोगे तो आपका ए क्लास कितने काम कर सकता है, 5, आपका बी क्लास कितने काम कर सकता है, 5, तो यहां से आ रहे हैं इसके पास और 3 इसके खुद के, टोटल कितने कर सकता है, 8, राइट। अब फायदा इससे ये है, किसी को मान लो दोनों कितने काम की जरूरत है, 8 टास्क करवाने, अगर 8 टास्क करवाने तो वो किस क्लास से काम करेगा, बी क्लास से। किसी को मान लो 5 ही करवाने तो वो किससे काम करेगा, ए से। तो देखो इनहेरिटेंस, पहली बात इनहेरिटेंस में क्या रिलेशन बनता है, पेरेंट चाइल्ड का, और फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। ओके, अब यहां से देखो मेन पर्पस क्या वो समझने की ट्राई करो। अगर इसको थोड़ा सा समझोगे ना तो मतलब ये है, ए क्लास कितने काम कर रहा था, 5 काम, बी ने ए के 5 काम को बढ़ा के कितना कर दिया, 8। किसी को बढ़ाना, बढ़ाना मतलब अगर आप इंग्लिश वर्ड देखोगे बढ़ाना क्या बोलते हैं इसको, ऑब्वियसली एक्सटेंड, राइट। मान लो आपके पास कुछ भी चीज है, सपोज करो कि लेट्स से कल को मान लो आप कहीं पे ऑब्वियसली कहीं पे जॉब करोगे, लेट्स सपोज आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करोगे, इंडस्ट्री में जब भी कोई भी आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है आप क्या करते हो, मेल। अभी भी इवन आपको कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है हमेशा आप लोग किसके फॉर्म में करते हैं, मेल की फॉर्म में, क्योंकि मेल इज ए सिक्योर थिंग। इवन थोड़ा लीगल केस में भी मेल आप दिखा सकते हो कि हाँ यहाँ पे मेरे को मेल रिसीव हुआ, और इट इज सिक्योर थिंग। इवन आप व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हो तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं जाता, लेकिन मेल ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है। तो फिर यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ भी करना होगा आप मेल के थ्रू करने वाला। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कल को मान लो आप काम कर रहे हो और आपको मान लो सपोज करो 5 दिन की लीव चाहिए,
अब क्या करोगे, एक मेल ड्राफ्ट करोगे अपने मैनेजर को, जो भी है, कि आई नीड 5 days लीव, या कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी 5 days लीव, राइट। सपोज आपकी 5 दिन की लीव सैंक्शन हो गई, और आप यहाँ पे लीव सैंक्शन हो गई आपकी 5 दिन की, और सपोज लेट्स से आप अपने होम टाउन चले गए क्योंकि आपको कुछ काम था, उस वजह से आपने लीव ली। सपोज मान लो आप होम टाउन में हो, राइट, और वहां पे आपको लगा, जब लास्ट दिन था आपके लीव का, 5वां दिन था, आपको लगा कि जिस काम के लिए आपने लीव ली है ना, वो काम अभी खत्म हुआ नहीं, वो भी पेंडिंग है, और उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम और लगेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, वापस से एक मेल ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लीव जो है वो क्या करनी है, 2-3 दिन से बढ़ानी है। तो आप क्या लिखोगे, इवन आप लिखोगे कहीं भी फॉर्मल मेल, तो फिर ऐसे ही होगा, कैन यू प्लीज एक्सटेंड माई लीव अप टू 3 more days। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंड माई लीव अप टू 3 more days, मतलब 5 दिन की छुट्टी तो मेरे पास पहले से थी, 3 और बढ़ा दो, मतलब टोटल कितनी हो गई, 8, मतलब टोटल मेरी लीव कितनी हो गई, 8, राइट। तो जब भी कोई चीज बढ़ानी हो, इंग्लिश में क्या वर्ड अपन यूज करते हैं, एक्सटेंड। तो मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपसे ये पूछा जाए इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, चाइल्ड क्लास क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है, क्योंकि चाइल्ड क्लास क्रिएट करने का मतलब कौन सा रिलेशन लगा रहे हो, ईजे, मतलब क्या कर रहे हो, इनहेरिटेंस। तो दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जाए, आंसर देना आपको, इनहेरिटेंस का मेन पर्पस है पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को कुछ और फंक्शनलिटी के साथ क्या करना, एक्सटेंड करना, या पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को बढ़ाना, राइट। तो यहाँ पाइथन में इतना आपको क्लियरली विजिबल हो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये जावा देखोगे ना, तो वहां पे इनहेरिटेंस वहां पर भी होता है, क्योंकि जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड का नाम क्या होता है, एक्सटेंड्स। क्यों होता है कीवर्ड का नाम एक्सटेंड्स, क्योंकि मेन पर्पस क्या है इनहेरिटेंस का, एक्सटेंड करना, इसलिए उन्होंने कौन सा कीवर्ड ले रखा है, एक्सटेंड्स। पाइथन में कोई कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा फील नहीं आ रहा है, बट अदरवाइज मेन पर्पस इनहेरिटेंस का क्या है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करना, एक्सटेंड। जैसे देखो, अगर मेन पर्पस रीयूजेबिलिटी होता, तो फिर ऑब्वियसली जावा कौन से कीवर्ड को यूज कर सकता था, रीयूज, ताकि वहां से इंडिकेशन ये मिलता कि भाई इनहेरिटेंस क्यों कर रहे हैं, रीयूज के लिए, राइट। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मेन पर्पस क्या है, एक्सटेंड करना। लेकिन जैसे आप ऐसा करोगे, आपको एक एडवांटेज ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, रीयूजेबिलिटी। तो फिर मेन एडवांटेज की बात करें तो रीयूजेबिलिटी, मेन पर्पस जिसको जिसको सोच के इनहेरिटेंस मार्केट में आया था, वो ये है पेरेंट क्लास के फंक्शनलिटी को कुछ और फंक्शनलिटी के साथ क्या करना, एक्सटेंड करना, राइट। अब जो उसको समझने की ट्राई करते थोड़ा सा, सो दैट आपके पास क्लैरिटी हो। जैसे सपोज करो, क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला ना, इनहेरिटेंस जब भी करोगे, मतलब बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। तो क्या मतलब है इसका, ऑब्जेक्ट। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसके पास एक मेथड है, सपोज करो, क्या कौन सी मेथड है, M1। लेट्स से इसको कौन सी मेथड बनाते हैं अपन, चलो ये कौन सी मेथड है, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, चलो एक बार प्रिंट, लेट्स सपोज ए क्लास, ऐसे ही कुछ लिखता हूँ, ऐसे ए क्लास मेथड। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो M1 मेथड मैंने लिख रखी है ए क्लास में, कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड, क्योंकि क्या ले रहा है, सेल्फ ले रहा है। मैं आपको एक चीज पहले ही बोल चुका हूं, मैं चीज वापस बोल रहा हूँ, मेथड देख के ये नहीं बता सकते अगर डेकोरेटर नहीं लग रहा हो तो कौन सी मेथड, राइट। तो कभी भी ये थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाओ ना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपको लगेगा कि तब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड, बट एक्चुअली में क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है आपका, क्योंकि अगर डेकोरेटर नहीं लगा हुआ है, आप मेथड देख के जज नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा इसको कॉल कैसे करना। अगर कॉल आप रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो कौन सी है, इंस्टेंस, कॉल आप क्लास के नाम पे करोगे तो कौन सी है, स्टैटिक। ये सेल्फ कोई नाम जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम ले सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं, राइट। तो फिर अभी ये बोलना कि इंस्टेंस मेथड है, ये गलत है, राइट। तो यहाँ पे एक मेथड मैंने लिया M1, सपोज करो एक क्लास बी के अंदर भी एक मेथड लेता हूं M2, राइट। ओके, यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूं प्रिंट बी क्लास मेथड, बी क्लास मेथड। ओके, नाउ यहां से अपन देखते हैं एक बार कि सपोज लेट्स से मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बी क्लास का। बी क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना, कैसे बनाओगे, बी बी ऑब्वियसली, राइट। या फिर नाम, अगर आपको नाम कुछ भी रख सकते हो, चलो मैं थोड़ा नाम भी ऐसा रखता हूं सो दैट आपको थोड़ा अच्छा लगे, पेरेंट में थोड़ा रीडेबिलिटी रहे एक्चुअली। या मैं क्या लिखता हूं, चाइल्ड, चाइल्ड, और इस क्लास का नाम क्या, पेरेंट, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड ही नाम लो, लेकिन जस्ट रीडेबिलिटी पर्पस के लिए मैंने इसको क्या ले लिया, पेरेंट, और इसको नीचे वाले को क्या ले लिया, चाइल्ड। ओके, तो लेट्स से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, लेट्स से सी इक्वल टू चाइल्ड। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, सी। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेट्स से c.m1, और एक काम करते हैं यहाँ पे कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेट्स से c.m2, राइट। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैं लेट्स से एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेरेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, p.m1 एंड देन p.m2। एक बार के लिए देखते हैं,
ऑब्जेक्ट। देखो आराम से देखना क्या मतलब है इसका, समझने की ट्राई करते हैं। अभी अगर आउटपुट देखोगे तो क्या आउटपुट होने वाला है इसका, पूरा फ्लो समझ जाओगे इससे। एक बार ट्रेस करते हैं अपन। ऑब्वियसली ट्रेस करोगे तो यहाँ से तो क्लास बन गई, इग्नोर। ये एक और क्लास बन गई, इग्नोर। लाइन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या हो रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है, सी। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, सी। अभी देखो कि कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, इतना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, छोड़ो उसको। देन सी डॉट एम वन, सी डॉट एम वन मतलब ऑब्वियसली m1 कैसे कॉल हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पे। मतलब m1 मेथड कैसा होने वाला, अब ये इंस्टेंस होने वाला है। बट सी डॉट एम वन फ्लो क्या है, तो फ्लो किस तरीके चलता है, m1 मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे। सी कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में। क्या चेक करेगा, m1 मेथड है या नहीं। एक बार जाते चाइल्ड क्लास में, चेक करते m1 मेथड है, ये सुनो। ऑब्वियसली m1 मेथड है चाइल्ड क्लास में, क्योंकि अपन ने एक स्टेटमेंट बोला है बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये m1 चलने वाला है। ऑब्वियसली कौन आएगा, सेल्फ। किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। ये पॉइंट कर दिया सेल्फ ने, चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, पेरेंट क्लास मेथड। तो पहले तो क्या प्रिंट हो गया, जैसे मैं p क्लास मेथड। ओके, उसके बाद ये मेथड खत्म, खत्म तो इसका सेल्फ खत्म। कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे। अब देखो सी डॉट एम टू, m2 मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे। सी कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में। चेक करेगा m2 है या नहीं है, यस m2 है तो कौन आएगा, सेल्फ। किसको पॉइंट करेगा, जिस पे कॉल हुआ है। किस पे कॉल हुआ है, सी पे, तो सी वाले को पॉइंट करेगा सेल्फ। उसके बाद अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, चाइल्ड क्लास मेथड। उसके बाद ये खत्म, ये खत्म तो इसका सेल्फ खत्म। कंट्रोल वापस यहाँ पे। देखो मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाइल्ड की प्रॉपर्टी को तो कॉल कर ही रहे हो। चाइल्ड की प्रॉपर्टी कौन सी है, m2। लेकिन आप किसकी प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हो, पेरेंट की भी कर रहे हो, कौन सी, m1। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। दैट इज द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। नाउ नीचे आते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, p। पेरेंट का एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, p। देखो फ्लो देखो फटाफट। m1 कॉल हुआ किस पे, पी पे। पी कौन से टाइप का है, पेरेंट। कंट्रोल कहां पे जाएगा, पेरेंट में। चेक करेगा m1 प्रेजेंट है या नहीं। क्या पेरेंट में m1 प्रेजेंट है, यस। और यस तो ये चल जाएगा, चल जाएगा तो कौन आएगा, सेल्फ। किसको पॉइंट करेगा, जिस पे कॉल हुआ। किस पे कॉल हुआ है, पी पे। पी वाले को पॉइंट करेगा सेल्फ। अंदर आके जब चलेगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, पेरेंट क्लास मेथड। ओके, पेरेंट क्लास मेथड। उसके बाद ये खत्म तो इसका सेल्फ खत्म। कंट्रोल उल्टा वापस यहाँ पे। अब देखो समझना, यहाँ से मैं ये सब रिमूव करता हूँ। अब यहाँ से आप समझना नीचे, p डॉट m2, m2 मेथड कॉल हुआ किस पे, p पे। p कौन से टाइप का, पेरेंट। कंट्रोल कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में। क्या चेक करेगा, m2 मेथड है, नहीं। क्या होने वाला है, एरर, क्योंकि उल्टा पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट में अवेलेबल नहीं होती है, पेरेंट की चाइल्ड में होती है। m2 किसकी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की। ये पेरेंट में नहीं होने वाले, तो फिर ऑब्वियसली पेरेंट क्लास के पास जाके जैसे ही दिखेगा m2 है, नहीं, और नहीं तो लास्ट में क्या आने वाली है। तो आउटपुट इसका देखोगे, पेरेंट क्लास मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड, लास्ट में क्या आएगा, एरर। तो मतलब यहां से जस्ट दो पॉइंट जो अपन प्रूव करना चाह रहे थे वो अपन देख रहे हैं। एक बार मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ जहां से अपन चलाएंगे इसको, और एक बार चला के देखते हैं अपन। ओके, पहले चलते अपन टर्मिनल पे, और टर्मिनल में जहां पे अपनी फाइल पड़ी है, दैट इज डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे जैसे आप चलाओगे पाइथन और test.py, you will see, one second, फाइल का नाम गलत हो गया। ओके, पाइथन test.py जैसे आप करोगे, यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास मेथड, चाइल्ड क्लास मेथड, पेरेंट क्लास मेथड, लास्ट में क्या आ गया, एरर। ये बोल रहा है पेरेंट के पास कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, m2, क्योंकि m2 किसकी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की। और चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होगी, पेरेंट में। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। चलो एक बार क्विकली कंक्लूड करते हैं जितने भी पॉइंट्स अपन ने अभी डिस्कस किए रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। पहली चीज, इजी रिलेशन को क्या बोल सकते हो आप, इनहेरिटेंस। मेन एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। मेन पर्पस क्या है, पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना कुछ और फंक्शनलिटी के साथ, राइट। उसके बाद इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, और बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होगी, पेरेंट में नहीं होगी, राइट। पहले कुछ लिखो उसके बाद देखते हैं। Just keep submitting easy relation.
And now number first, EJ relation. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, it is also known as inheritance. It is also known as inheritance. It is also known as inheritance. Second, the main advantage of EJ relation, main advantage of EJ relation is reusability. Main advantage of EJ relation is reusability. Right. Number third point लिखो, the main purpose of inheritance, or the main purpose of creating child class, is to extend functionality of parent class, with some more functionality. The main purpose of inheritance, or the main purpose of creating child class, is to extend functionality of parent class with some more functionality. Number fourth point mention करिए आप, by default all the properties of parent class, will be available. By default all the properties of parent class will be available in the child class. By default all the properties of parent class will be available in the child class. By default all the properties of parent class will be available in the child class. Right, okay. ये लिखने के बाद then you can mention the example, this one. And you know क्या आउटपुट आएगा इसका? Parent class method, child class method, parent class method, और last में error.
ओके फाइन। ना अपन ये जानने की ट्राई करते पहले कि ऑब्वियसली इनहेरिटेंस का जो मेन एडवांटेज है क्या, रीयूजेबिलिटी। क्या मतलब होता है रीयूजेबिलिटी का, और क्यों ऐसा बोलते हैं कि इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। चलो उसको जानने की ट्राई करते हैं। ऑब्जर्व हियर, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस एग्जांपल को समझना, तो कुछ भी पॉइंट आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक आप यहाँ से फिगर आउट कर पाओगे क्या है रीयूजेबिलिटी और क्या एडवांटेज है इनहेरिटेंस में। जैसे देखो, सपोज करो कि मान लो आपको क्या करना है ना, मान लो लेट्स सी कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको एक सपोज एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, फ्रेशर लेवल पे किसी कंपनी में गए और वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिस पे आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है। लेट्स कुछ भी एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो एक एग्जांपल जिसको आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। लेट्स सपोज आपको किसी बैंक के कोई प्रोजेक्ट, बैंक का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पर आपको काम करना है, और उस बैंक के प्रोजेक्ट पे मान लो एक मॉड्यूल चल रहा है, लोन मॉड्यूल, आपको उस पर काम करना है, मतलब लोनिंग के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, राइट। तो लेट्स से 3 लोन है जिसको आपको टैकल करना है, राइट। लेट्स सपोज एक जो लोन है ना वो कौन सा है, लेट्स से होम लोन है एक आपका, राइट। होम लोन को आपको टैकल करना है। एक लेट्स सपोज एजुकेशन लोन है, तो ई लोन को आपको टैकल करना है। और एक सपोज ऐसे व्हीकल लोन है, वी लोन को आपको टैकल करना है। 3 लोन है जिनको आपको टैकल करना है लोनिंग मॉड्यूल में, एजुकेशन लोन, होम लोन एंड व्हीकल लोन, राइट। एक बार लेट्स से कि मैं एज ए फ्रेशर आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, और लेट्स सपोज एज ए फ्रेशर आपको बिल्कुल कोई नॉलेज था नहीं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आप क्या करोगे, अगर इनहेरिटेंस का नॉलेज नहीं, मतलब बिना इनहेरिटेंस के करने की सोचोगे, तो मान लो सपोज आप इधर की तरफ आप जो ये कोड लिख रहे हो लोन मॉड्यूल का, इसको आप बिना इनहेरिटेंस के लिख रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता ना, आप इसको बिना इनहेरिटेंस के लिख रहे हो, तो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, विदाउट इनहेरिटेंस। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विदाउट इनहेरिटेंस, और यहाँ पे जो भी आप कोड करने की ट्राई करो दैट इज विदाउट इनहेरिटेंस। और क्या करोगे आप, सपोज करो कितने लोन आपको टैकल करने, 3 लोन, राइट। तो हर एक लोन के करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिखी, क्लास लिखी। मान लो सपोज पहली क्लास लिखी आपने, कौन सा टैकल करना आपको, होम लोन, ओके, एच लोन। और इसके अंदर मान लो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे टास्क आपको करने पड़ते हैं होम लोन पे, राइट। इंटरेस्ट रेट क्या है या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, किस तरीके का, कितने की इनकम है तो उसको कितने का लोन दे सकते हैं या व्हाटएवर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बैंक में। तो सपोज करो वो सारी चीजों के रिगार्डिंग आपने यहाँ पे टोटल कितने मेथड लिखे इसके अंदर, 500 मेथड। तो एक आपने एच लोन क्लास बनाई और उसके अंदर कितनी मेथड लिखी, 500 मेथड्स, क्योंकि 500 अलग अलग चीजें थी होम लोन के रिगार्डिंग जो आपको टैकल करनी थी, राइट। तो यहाँ पे सपोज सेम आपने एक और क्लास बनाई सपोज जैसे व्हीकल लोन, बी लोन, और इसके अंदर मान लो टोटल आपने लिखी 600 मेथड्स जो इसमें काम आ रही है, राइट। लेट्स सपोज आपने एक और क्लास बनाई आपने एजुकेशन लोन, मतलब ई लोन, और इसके अंदर मान लो सपोज करो लेट्स सपोज आपने 700 मेथड लिखी, ओके। और आपका ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो चुका है, आपने इस पूरे मॉड्यूल पे काम कर लिया, राइट। अगर इस पूरे काम को खत्म होने के बाद अगर अपन एक बार एनालाइज करें कि आपने टोटल कितनी मेथड लिखी है इस टास्क को खत्म करने के लिए, तो 500 प्लस 600 1100 प्लस 700 कितना, 1800 मेथड्स आपने लिखी। चलो एक बार के लिए एज्यूम करते हैं कि हर एक मेथड का कोड कितने लाइन का है, 100 लाइन का। लेट्स फॉर अप्रोक्स मानते हैं कि हर एक मेथड का कोड कितना 100 लाइन का, तो फिर एक बार अगर आप लाइन ऑफ कोड की बात करें तो 1800 इंटू 100 मतलब टोटल 1,80,000 लाइन का कोड आपने लिखा है, और आपके अकॉर्डिंग ये मॉड्यूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, राइट। अब सपोज मान लो ऑब्वियसली आपने ये काम किया है, आपका काम डायरेक्ट लाइव तो नहीं होने वाला क्योंकि आप अभी फ्रेशर लेवल पे हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा किसी सीनियर डेवलपर से। तो वेरीफाई करवाने का मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिजल्ट वेरीफाई नहीं करवाना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको भी पता है। अगर मैं बोलूँ कि इसको चलाने पे आउटपुट सपोज करो 1000 आना चाहिए, तो ये तो चला के आप भी देख लोगे कि 1000 आ रहा है या नहीं आ रहा है मतलब करेक्ट है, नहीं आ रहा मतलब रॉन्ग है, राइट। लेकिन वेरीफाई करवाने का मतलब जिस तरीके से आपने कोड किया, जो कोडिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो किया, क्या वो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है या नहीं, मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होता है तो क्या वो चेंज इजीली हो सकता है या फिर बहुत हैक्टिक होगा, राइट। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करने का मतलब होता है। तो सपोज आप गए सीनियर डेवलपर के पास, किसी के पास जाके बोलते हो कैन यू प्लीज वेरीफाई माय कोड, राइट। तो अब ऑब्जर्व करना, जैसे ही सीनियर डेवलपर आपके कोड को देखेगा और इस कोड को देखते ही वो आपसे क्वेश्चन करेगा डू यू नो अबाउट इनहेरिटेंस, आप क्या बोलोगे, नो, क्योंकि आपको नहीं पता इनहेरिटेंस क्या है। आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं पता इनहेरिटेंस क्या है। तो अगेन उसने बोला सीनियर डेवलपर ने, अगर तुम्हें पता होता ना कि इनहेरिटेंस क्या है, तो जो काम तुमने ये 1800 मेथड लिख के या 1,80,000 लाइन का कोड लिख के किया है ना, उससे बहुत कम लाइन में हो जाता। तो ऑब्वियसली नाउ आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड कि ऐसा क्या इनहेरिटेंस की इतनी एफर्ट डाल के मैंने इतना कोड लिखा और यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है कि कम में हो सकता था।
तो ऑब्जर्व हियर, इधर की तरफ आपका सीनियर डेवलपर कोड लिख रहा है, उसको नॉलेज है इनहेरिटेंस की, और वो इनहेरिटेंस के साथ इस कोड को लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इधर की तरफ सिनेरियो बना रहा हूं ताकि हम कॉन्ट्रास्ट कर पाएंगे विद इनहेरिटेंस, राइट। ओके, ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे सबसे पहले जैसे वो कोड लिखना स्टार्ट करेगा ना, वो आपसे पूछेगा कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हो आप, लोन मॉड्यूल पे, जहाँ पे आप 3 लोन को टैकल कर रहे हो, होम लोन, व्हीकल लोन एंड एजुकेशन लोन। वो डेफिनेटली तीनों लोन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज तो होगी जो तीनों में क्या है, कॉमन है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली लोन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है तीनों में कॉमन है, जैसे बैंक का नाम या बैंक की इन्फॉर्मेशन है, तो एक ही बैंक के लिए काम कर रहे हो तो बैंक की इन्फॉर्मेशन, भले होम लोन की बात करें, व्हीकल लोन या एजुकेशन लोन, सेम ही रहने वाली है, कहाँ पे ब्रांचेज है या व्हाटएवर जो भी इन्फॉर्मेशन है, फाइन। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज तो क्या होने वाली, कॉमन। तो उसने आपसे पूछा कि क्या कुछ चीज ऐसी है जो कॉमन है, आपने बोला हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें जो तीनों में कॉमन है। तो उसने बोला टोटल कितनी मेथड तीनों में कॉमन है, आपने बोला 400 मेथड तीनों में कॉमन है। वो क्या करेगा ना, उसके कोड लिखने का पैटर्न क्या है, उसने लिखा क्लास लोन, और जो भी 400 मेथड आपने कॉमन बोला ना, वो उसने यहाँ पे लिख दिया 400 मेथड्स, राइट। उसके बाद ही लिखेगा, देखो क्लास पहला बना रहा है एच लोन, राइट, और ऑब्वियसली ये इसके पेरेंट किसको बनाएगा, लोन को। जैसे इसने लोन को पेरेंट बनाया, बाय डिफॉल्ट लोन के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है किसमें अवेलेबल हो जाएगी, एच लोन में। अब लोन के अंदर कितनी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट 400, तो एच लोन में 400 तो आ गई। इसका मतलब एच लोन की स्पेसिफिक कितनी बच गई, 100, क्योंकि पहले 500 थी, 400 ऑलरेडी आ चुके, कितनी बच गई, 100। वो स्पेसिफिक इसने यहाँ पे लिख दिया 100। सेम फॉर्मूला वो लगा रहा किसके लिए, व्हीकल लोन। अगला इसने लिखा व्हीकल लोन, पेरेंट बनाया किसको, लोन को, तो 400 तो लोन से आ गई। अब बाकी व्हीकल लोन की पर्सनल कितनी बच गई, 200, तो यहाँ पे लिख दिया इसने। तीसरा, ये जो फॉर्मूला उसने लगाया किसके लिए, एजुकेशन लोन के लिए। एजुकेशन लोन, पेरेंट बनाया किसको, लोन को, तो ऑब्वियसली 400 तो लोन से आ गई, बाकी एजुकेशन लोन की पर्सनल कितनी बच गई, 300, वो यहाँ पे लिख दिया। एक बार ये काम हो चुका है, जो आपका ये कोड काम कर रहा है वही काम आपका ये कोड भी कर पा रहा है। एक बार देखते हैं टोटल मेथड कितने लिखे, 400, 500, 700 एंड 1000। तो टोटल मेथड यहाँ पे जो अपन ने लिखी वो कितने लिखी है, 1000। और जैसे ही 1000 मेथड लिखी, अपन ने माना था अप्रोक्स हर एक मेथड का कोड कितनी लाइन का है, 100, तो इसका मतलब 1 लाख लाइन का कोड आपने यहाँ पे लिखा। ऑब्जर्व हियर, सेम काम दोनों कोड कर रहे हैं। पहले वाला कोड जो लाइन ऑफ कोड है वो कितनी है, 1,80,000, मतलब अप्रोक्स दूसरे वाले के डबल, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं दोनों कोड सेम ही काम कर रहे हैं, आप कौन सा यूज करना प्रेफर करोगे, पहले आप कौन सा यूज करना प्रेफर करोगे, सेकंड वाला, क्योंकि जो काम 1 लाख लाइन में हो सकता है उसके लिए 1,80,000 तो क्यों लिखूंगा मैं, राइट। तो ऑब्जर्व करो, अब इस दोनों वर्क में अपन देखते हैं, दोनों काम को देखते हैं। तो अगर सबसे पहला अगर मैं पूछूं इनहेरिटेंस से क्या एडवांटेज आपको दिख रहा है, क्या एडवांटेज है, लाइन ऑफ कोड क्या हो रही है, कम हो रही है, और लाइन ऑफ कोड कम होगी तो क्या बढ़ेगी, रीडेबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली किसी को बोलोगे कि 1,80,000 लाइन का कोड समझना है, और किसी को बोलोगे 1 लाख लाइन का कोड समझना है, टाइम किस में कम लगेगा, 1 लाख वाले में, मतलब रीडेबिलिटी किसकी ज्यादा है, दूसरे वाले की। तो पहला एडवांटेज जो सामने दिख रहा है, लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है और रीडेबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। दूसरा देखो, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं ना व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, ये जो 400 मेथड है इसको आपने कितनी बार लिखा, एक बार। कितनी जगह पे यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी यूज कर रहे हो। इन फ्यूचर कोई और लोन की क्लास आती है उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका मतलब एक बार लिखा 3 बार मैं फिलहाल यूज कर पा रहा हूं, एक बार लिखो बार बार यूज करो, व्हाट इज दिस थिंग, रीयूजेबिलिटी। इसलिए अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो मेन एडवांटेज रीयूजेबिलिटी, और जैसे रीयूजेबिलिटी आएगी मतलब सेम कोड को आप बार बार यूज कर रहे हो पर हर बार नहीं लिखना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा, इससे क्या बढ़ेगी, रीडेबिलिटी। और कुछ एडवांटेज आपको लग रहा है यहाँ पे देख के, ये तो चलो अपन ने 2 एडवांटेज जो सामने दिख रहे हैं अपने को, और एडवांटेज आपको कोई इनहेरिटेंस से। तो तीसरा एडवांटेज ये है, कल को मान लो अभी तो ये सही चल रहा है प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कल को बैंक ने डिसाइड किया कि कुछ चेंज करना है उनको, मान लो उनकी ब्रांच एक और खुल गई या 10 ब्रांच और खुल गई, तो बैंक की इन्फॉर्मेशन में 10 ब्रांच के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मतलब आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कॉमन इन्फॉर्मेशन में। जहां पे अगर आपको चेंज करना है कितनी जगह पे करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितनी जगह पे, 3 जगह पे, राइट। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना कितनी जगह पे करना पड़ेगा, एक, क्योंकि कॉमन चीज तीनों में कहां से आ रही है, यही से आ रही है। तो इन फ्यूचर कभी आपको मॉडिफिकेशन करना हुआ किसमें इजी होने वाला है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, ऑब्वियसली दूसरे वाले में आपका मॉडिफिकेशन क्या होने वाला है, इजी होने वाला है।
और ऑब्वियसली दूसरे वाले को मेंटेन करना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन जल्दी कर रहे हो, मतलब जल्दी आप बग फिक्स कर सकते हो, कोई नया फीचर रिलीज करना आप दूसरे वाले में ज्यादा जल्दी कर सकते हो, तो मेंटेन करना भी दूसरे वाले को क्या रहने वाला है, इजी। तो अगर एडवांटेज की बात करें, रीयूजेबिलिटी फर्स्ट एडवांटेज, सेकंड लाइन ऑफ कोड कम होगा, रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तीसरी चीज ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन आपके लिए इजी होगा, चौथी चीज मेंटेन करना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। सारे एडवांटेज आपको किससे मिल रहे हैं, इनहेरिटेंस से। चलो इसी डायग्राम से मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जब इनहेरिटेंस के साथ काम करते हैं दो क्लास होती है, एक तो कौन सी होती है, पेरेंट क्लास, एक कौन सी होती है, चाइल्ड क्लास। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कौन सा कोड आपको पेरेंट क्लास में लिखना चाहिए, कौन सा कोड आपको चाइल्ड क्लास में लिखना चाहिए। इस डायग्राम को देख के आप क्या बोलोगे, पेरेंट क्लास के अंदर कौन सा कोड लिखना चाहिए, चाइल्ड क्लास के अंदर कौन सा कोड लिखना चाहिए। ऐसा कोड जो मल्टीपल क्लासेस के लिए कॉमन हो, उसको आप किसमें लिखोगे, पेरेंट में। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये 400 कौन सी मेथड लिखी है, जो मल्टीपल के लिए कॉमन है। ऐसा कोड जो ओनली खुद के ही काम में आ रहा है, वो किसमें लिखोगे, चाइल्ड क्लास में। तो फिर आपको ये पता है पेरेंट क्लास में क्या करना, चाइल्ड क्लास में क्या करना। तो अभी जब भी क्लास के साथ अपन काम करें, अगर ऐसा लगता है कि ये वाली चीजें बहुत सारी क्लास के काम में आने वाली है, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट क्लास में डाल देंगे, जिसके भी काम में आएगी वो उसको पेरेंट बनाएगी। तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो मुझे लगता है इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, या पेरेंट क्लास में क्या करना है, चाइल्ड क्लास में क्या करना है, ये आपको थ्योरेटिकली याद रखने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट याद जो रखना वो ये डायग्राम रखना है कि बिना इनहेरिटेंस के ऐसा हो रहा था, इनहेरिटेंस के साथ ऐसा हो रहा था। सारे पॉइंट्स आप यहाँ से इजीली फिगर आउट कर सकते हो, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आप, लिखिए advantage of inheritance, advantages of inheritance। हेडिंग डालिए आप, advantages of inheritance। देखिए इसके अंदर नंबर फर्स्ट पॉइंट, the main advantage of inheritance, the main advantage of inheritance is reusability। The main advantage of inheritance is reusability। That means we can use same code multiple number of times। That means we can use same code multiple number of times। The main advantage of inheritance is reusability। That means we can use same code multiple number of times। Second point, due to inheritance, line of code will be reduced, and due to inheritance line of code will be reduced and readability will be improved। Due to inheritance line of code will be reduced and readability will be improved। तीसरा पॉइंट, due to inheritance modification will become easy। Due to inheritance modification will be easy। Modifications will become easy। Due to inheritance modification will become easy। Fourth point, due to inheritance it will be easy, to maintain, due to inheritance it will be easy to maintain the project। It will be easy to maintain the project। या प्रोग्राम कुछ भी लिख लो। Due to inheritance it will be easy to maintain the project। So these are the advantages that we are getting through the inheritance, and that's why कहीं भी आपको ऐसा लगे कि काम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हर किसी को चाहिए, तो फिर डेफिनेटली उसको अपन पेरेंट पे डाल के इनहेरिटेंस लगाने वाले हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट को नोट लगा के, फर्स्ट पॉइंट, the common code, the common properties which are required, for multiple classes, are recommended to define, in parent class, The common properties which are required for multiple classes are recommended to define in parent class। Second,
the specific property the specific properties which are required for only that individual class, the specific properties which are required for only that individual class, are recommended to define inside child class. The specific properties which are required for only that individual class are recommended to define inside child class. Okay. Now, यहाँ पे अगर आप इफ यू वांट आप इसको अपने पैटर्न से लिख सकते हो, सो दैट आपको ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको ये पता रहेगा कि क्या एडवांटेज है और क्या कुछ पेरेंट चाइल्ड में करने की रिक्वायरमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए इसको, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि इनहेरिटेंस किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है। जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, कोई टेक्निकल एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप यहाँ से पूरा सब कुछ रिलेट कर सकते हो। Okay, fine then. देखो नाउ एक्चुअली जब भी इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, तो अब अपन थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व, टोटल अगर अपन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, तो जब भी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग में बात करते हैं, टोटल 6 तरीके के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो मैं एक बार 6 टाइप यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद अपन एक एक पे डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल 6 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है। फर्स्ट वन इज व्हाट, सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल या फिर बोलने को आप सिंगल भी बोल सकते हो, राइट? ओके, सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज व्हाट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नंबर थर्ड, दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। Fine. Number fourth, that is multiple inheritance. Number fifth, that is hybrid inheritance. Right? Okay. And number sixth, that is cyclic inheritance. ओके, अब क्या मतलब होता है, थोड़ा एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो क्या मतलब होता है इन सारे इनहेरिटेंस का? देखो, ऑब्जर्व करना, वन बाय वन अपन चलते हैं। और मैं पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी इनहेरिटेंस अपन ने लिखे 6 टाइप के, देखो इसमें से जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, तो एक तो जो आपको नंबर 4 पे दिख रहा है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस।
एक जो आपको नंबर 6 पे दिख रहा है दैट इज साइक्लिक इनहेरिटेंस। बाकी जनरली बाकी के 4 में से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक होता है, हर कोई बता सकता है ऑब्वियसली, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा ही अगर नॉर्मल लेवल का इंटरव्यू चल रहा है तो फिर इन चारों में से मतलब सिंपल, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल या हाइब्रिड में से आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन पुट अप होगा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में वो या तो मल्टीपल इनहेरिटेंस से हो सकता है या फिर किससे हो सकता है, साइक्लिक इनहेरिटेंस से हो सकता है, राइट। तो पहले अपन सबको डिस्कस करते हैं, मल्टीपल पे आएंगे तो फिर अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ पहले देखते हैं सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट। देखो किसी की भी डेफिनेशन आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किस तरीके से डेफिनेशन बनाओगे वो मैं बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला अगर हम बात करें सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस की, तो बहुत ही नॉर्मल आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक क्लास है ए और आपके पास एक क्लास है बी, राइट। यहाँ पे बी का जो पेरेंट है वो कौन है, ए, राइट। ये जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल या सिंगल। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ए कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास, यहाँ पे अगर आप देखोगे बी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास, राइट। तो सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होगी आपकी और एक क्या होगी आपकी चाइल्ड क्लास। तो अगर इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास, तो क्या बोलेंगे, सिंपल या सिंगल। अब देखो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, यहाँ से डेफिनेशन बनानी हो तो बहुत ही सिंपल है। द कंसेप्ट ऑफ वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास कम्स अंडर सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। अब इससे ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एग्जांपल तो अपन ने अभी देखा है। मान लो अगर ऐसा समझते अपन, ए के पास सपोज करो कितनी प्रॉपर्टी है, मान लो 2 प्रॉपर्टी है, और बी के पास सपोज करो कितनी प्रॉपर्टी, 3। तो अगर आप इनहेरिटेंस के बाद में देखोगे, ए के पास तो कितनी रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है, बट बी के पास कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 2 तो इसके पेरेंट्स आएगी, 3 इसके खुद की, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 5। मतलब अगर आप बी क्लास पे कॉल करोगे तो आप इन 5 में से किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ए क्लास में कॉल करोगे तो आप ओनली कितनी प्रॉपर्टी कर सकते हो, 2 प्रॉपर्टी, क्योंकि चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल नहीं होती, पेरेंट पे नहीं होती। तो इस पे एग्जांपल भी अपन देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल और सिंगल, राइट। ऑब्वियसली नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे वाले के पास, अभी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है साबित भाई, देखिए नेक्स्ट सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, उसके बाद फिर आप डेफिनेशन क्रिएट करना अपने हिसाब से। सपोज यहाँ पे एक क्लास है ए, सपोज यहाँ पे एक क्लास है बी, यहाँ पे एक क्लास है सी और यहाँ पे एक क्लास है डी, राइट। और स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे ये एरो इसकी तरफ, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, राइट। मतलब यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो फिर कितनी क्लासेज है टोटल, 4। अच्छा पेरेंट क्लास कौन सी है, ए। सबसे ऊपर जो है दैट इज व्हाट, देखो बोलने को आप इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग इसको बेस क्लास भी बोलते हैं। पेरेंट बोलो, बेस बोलो या फिर सुपर बोलो, बात एक ही। कुछ कुछ लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास, कुछ कुछ लोग बोलते हैं बेस क्लास, कुछ कुछ बोलते हैं सुपर क्लास, राइट। तीनों का मतलब वही है, बात किसकी हो रही है, पेरेंट क्लास की। तो सबसे नीचे उसको अपन क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास। देखो चाइल्ड क्लास बोलो या फिर इसको डेराइव्ड क्लास बोलो या फिर इसको सब क्लास बोलो, बात एक ही है, राइट। तो कुछ भी बोल सकते हो आप, चाइल्ड, डेराइव्ड या सब, फाइन। तो सबसे ऊपर जो वो क्या है, पेरेंट, सबसे नीचे जो वो क्या है, चाइल्ड। व्हाट अबाउट बी एंड सी। देखो जो बीच में होती है मल्टी लेवल में, उनको एक्चुअल में आप क्या बोलते हो ना, ये जो भी जितने भी क्लासेस बीच में रह गई, इनको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट बेस क्लास, इंटरमीडिएट बेस क्लास या इंटरमीडिएट पेरेंट क्लास या इंटरमीडिएट सुपर क्लास, कुछ भी, राइट। अब सवाल ये है, अगर इसकी डेफिनेशन आपको बनानी हो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, आप किस तरीके से बनाओगे। The concept of one parent class, one child class, and multiple intermediate base classes comes under what? Multi-level inheritance, right? Okay, तो कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, खाली आपको याद जो रखना वो क्या, ये डायग्राम। तो यहां से चलो थोड़ा रिलेट करते हैं। मान लो ए क्लास के पास सपोज करो 2 प्रॉपर्टी है, बी क्लास के पास सपोज करो 3 प्रॉपर्टी है, सी क्लास के पास सपोज करो 1 प्रॉपर्टी है और डी क्लास के पास सपोज करो 4 प्रॉपर्टी है। अगर इनहेरिटेंस के बाद देखोगे, ए के पास कितनी रहने वाली है, 2 ही प्रॉपर्टी रहने वाली है। बी के पास कितनी रहने वाली है, देखो 2 तो इसके पेरेंट्स आएगी, 3 इसके खुद की, कितनी रहने वाली है, 5। ओके, सी के पास कितनी रहने वाली है, ऑब्वियसली 1 तो इसके खुद की और इसके पेरेंट बी के पास कितनी है, 5। तो 5 इसके बी से, बी 5 + 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे डी के पास कितनी रहने वाली है, 4 तो उसके खुद की और 6 इसके पेरेंट की, दैट इज 10। तो ऑब्जर्व करो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अगर आप सबसे नीचे जो चाइल्ड क्लास है
उस पे कॉल करते हो तो किसी की भी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि सबसे नीचे वाले के पास सबकी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, अवेलेबल रहने वाली है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर मैं आपको बोलूं डी के पेरेंट कौन है, अगर मैं आपसे बोलूं डी का पेरेंट कौन है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से करूं, पेरेंट ऑफ डी, आंसर क्या होगा? देखो अगर डी पेरेंट ऑफ डी पूछा जाए ना तो आंसर होगा सी बी ए, क्योंकि ऑब्वियसली डी के पास सी की भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, डी की भी है और ए की भी है, ये किसी की भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, इसका मतलब ये सब इसके क्या है, पेरेंट है। बट अगर मैं आपको ऐसा पूछूं डायरेक्ट पेरेंट ऑफ डी, राइट, अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्ट पेरेंट ऑफ डी तो फिर कौन होने वाला है, सी, क्योंकि डायरेक्ट इसका पेरेंट कौन है, सी। इनडायरेक्ट पेरेंट ए एंड बी, इनडायरेक्ट पेरेंट कौन है इसके, ए और बी, क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट है ए और बी, ये किसके थ्रू पेरेंट है, सी के थ्रू, क्योंकि पहले इनसे जो आ रही है वो किस में आ रही है, सी में, और फिर सी के थ्रू वो प्रॉपर्टी किस में आ रही है, डी में। तो डी का डायरेक्ट पेरेंट पूछोगे तो सी, और इनडायरेक्ट पूछोगे तो ए एंड बी, और खाली पेरेंट पूछोगे तो तीनों है, सी बी एंड ए, राइट। तो फिर इसको इस तरीके से टैकल करने की रिक्वायरमेंट है। अब अगला क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि ये जो इंटरमीडिएट बेस क्लास आपने लिखा, इसका क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट बेस क्लास का मतलब ऐसी क्लास जो किसी सिनेरियो में एज ए पेरेंट की तरह काम कर सकता है और किसी सिनेरियो में एज ए चाइल्ड की तरह काम कर सकता है। जैसे ऑब्जर्व, अगर मैं इस वाले डायग्राम को कंसीडर करूं तो इसमें आपकी बी क्लास क्या है, चाइल्ड है, बी क्लास यहाँ पे क्या है, चाइल्ड। अगर मैं ओनली इतने से डायग्राम को कंसीडर करूं, और अगर मैं यहाँ पे इस वाले डायग्राम को कंसीडर करूं, यहाँ पे जो इसके नीचे बनाया अपन ने, अगर अपन इस वाले डायग्राम को कंसीडर करें तो फिर बी क्लास क्या है यहाँ पे, पेरेंट। अगर बी और सी वाले डायग्राम में बात करें तो बी क्लास क्या है, पेरेंट। देखो कभी तो बी क्लास पेरेंट की तरह काम कर सकता है, कभी चाइल्ड की तरह काम कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बेस क्लास। सेम विद द सी, अगर बी और सी वाले डायग्राम में देखोगे तो सी क्या है, चाइल्ड, और अगर सी और डी वाले में देखोगे तो सी क्या है, पेरेंट। तो दैट डिपेंड्स, ये पेरेंट भी हो सकता है, ये चाइल्ड भी हो सकता है। बट अगर ए की बात करोगे, ए हमेशा क्या होने वाला है, पेरेंट है। अगर आप डी की बात करोगे, डी हमेशा क्या होने वाला है, चाइल्ड ही होने वाला है, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो मल्टी लेवल में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, पहले अपन इसकी बात करते हैं। पहली चीज, मल्टी लेवल की डेफिनेशन अगर आपको बनानी है, द कांसेप्ट ऑफ वन पेरेंट वन चाइल्ड मल्टीपल इंटरमीडिएट बेस क्लास कम्स अंडर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए इंटरमीडिएट बेस क्लास का मतलब क्या होता है, ऐसी क्लास जो किसी सिनेरियो में एज ए पेरेंट की तरह काम कर सकता है और किसी सिनेरियो में एज ए चाइल्ड की तरह काम कर सकता है, उसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट बेस क्लास, राइट। अगर पूछा जाए डायरेक्ट पेरेंट ऑफ डी, दैट इज सी, इनडायरेक्ट पेरेंट ऑफ डी, ए एंड बी, पेरेंट ऑफ डी, सी बी एंड ए, राइट। अगर एग्जांपल देखना है तो वैसे कुछ है नहीं इसमें, अपन एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल अपन क्रिएट करते हैं सो दैट यू कैन रियलाइज कि एक्चुअली क्या है ये देखो, एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, सपोज करो एक और ले लो, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं क्लास, लेट्स सपोज पेरेंट 1, राइट, ओके। यहाँ पे मैंने एक पेरेंट 1 लिया, यहाँ पे मान लो ये M2 है और ये मान लो क्या है, M3 है, राइट, ओके। और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैं ऐसा कर रहा हूं, फाइन। यहाँ पे ये जो रिलेशन बना है ना, अगर आप यहाँ पे रिलेशन बनाने की ट्राई करोगे, कौन सा रिलेशन बना है, पहले तीनों क्लास को देखो, देखो सबसे ऊपर कौन है, पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड कौन है, पेरेंट 1, ओके, और यहाँ पे पेरेंट 1 का चाइल्ड कौन है, चाइल्ड। तो अल्टीमेटली इस चाइल्ड के पास इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, अवेलेबल, जो अपन ने अभी देखा। तो जैसे देखो कितनी प्रॉपर्टी, टोटल 3, M1 M2 M3, चाइल्ड पे आप तीनों को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट क्लास मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट 1 क्लास मेथड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं चाइल्ड क्लास मेथड। ऑब्जर्व हियर, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से चलाऊं, देखो C.M1 C.M2 और C.M3, तो कोई दिक्कत नहीं। जब C.M1 बोलोगे तो ऑब्वियसली कौन सी चलेगी, ये वाली, क्योंकि ये अवेलेबल है किसमें, चाइल्ड में, और ये चलेगी तो क्या आउटपुट आएगा, पेरेंट क्लास मेथड। जब C.M2 बोलोगे तो M2 ये अवेलेबल है, कौन सी आएगी, ये वाली चलेगी तो क्या आएगा, पेरेंट 1 क्लास मेथड। जब बोलोगे M3 तो M3 मतलब ये वाली क्या आएगा, चाइल्ड क्लास मेथड। देखो चाइल्ड के पास तीनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पेरेंट से चीजें किसमें आएगी, पेरेंट 1 में, और पेरेंट 1 से सारी चीजें किसमें आएगी, चाइल्ड में। तो एक बार चला के देखते हैं, ऑब्वियस इसका आउटपुट तीनों मेथड को कॉल कर सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे पहले अगर अपन इसको चलाए, यू विल सी पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट 1 क्लास मेथड एंड देन व्हाट, चाइल्ड क्लास मेथड। तो व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दिस इज द पिक्चर। सो एक बार लिख लो पहले, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट कीप्स बाइडिंग, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, हेडर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस,
and लिखो इसके अंदर there can be total 6 type of inheritance. 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 एक बार नाम लिख लो सबके और उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Simple or single inheritance, multi-level, hierarchical, multiple, hybrid, and cyclic. Okay, then first study डालो simple और single inheritance. First study डालो simple और single inheritance. Number first simple और single inheritance. तो इसके अंदर लिखिए इसके अंदर the concept of one parent class. The concept of one parent class. The concept of one parent class and one child class. Concept of one parent class and one child class. The concept of one parent class and one child class comes under simple or single inheritance. Simple or single inheritance. The concept of one parent class and one child class comes under simple or single inheritance. बेटर है यहाँ पे आप इसके जस्ट नीचे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए इसका so that you will get to know. 1 second. Okay, this one. यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है. This is the example of simple inheritance या single inheritance. Okay, second then लिखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सेकंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसके अंदर लिखिए आप सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मेंशन यहाँ पे आप मेंशन करिए the concept of one parent class, the concept of one parent class comma one child class, the concept of one parent class comma one child class comma multiple intermediate based classes or multiple intermediate based classes comes under multi-level inheritance. The concept of one parent class comma one child class comma multiple intermediate based classes comes under multi-level inheritance. Next point में लिखना intermediate based class is a class. Intermediate based class is a class that can act as both parent and child class. Intermediate based class is a class that can act as both parent and child class.
that can act as both parent and child class, right? Okay, better आप यहाँ से ये डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए so that you will get it. This one. तो पेरेंट क्लास बोलो, बेस क्लास बोलो या सुपर क्लास बोलो, बात देखिए. Okay, नेक्स्ट तीसरे तरीके का इनहेरिटेंस अपन देखते हैं यहाँ पे. और तीसरे तरीके का इनहेरिटेंस मतलब अपन देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट? देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस अगेन सिंपल है, कुछ नहीं है. यहाँ पे अगर अपन बात करें नंबर थर्ड एंड दैट इज हायरार्किकल, तो फिर ओके नाउ यहाँ पे इस तरीके का कोई डायग्राम हो ना तो उसको आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलोगे. बाकी सिचुएशन आप जनरेट कर लेना. जैसे ए और यहाँ पे एक और क्लास है बी, एक और क्लास है मान लो आपके पास सी, राइट? तो अगर ये इसका पेरेंट है और ये भी इसका पेरेंट है, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ए क्लास क्या है, पेरेंट, राइट? और बी और सी क्या एक्चुअली आपके चाइल्ड, राइट? तो किस तरीके से अगर आपको डेफिनेशन बनानी है व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस का बनाओगे? द कंसेप्ट ऑफ वन पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस मत बोलो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि पिछले वाला डायग्राम में देखोगे ना तब भी ए की कितने चाइल्ड थी? 3, बी सी एंड डी. तो वहां पर भी एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड थी, लेकिन उसको तो अपन क्या बोल रहे थे? मल्टी लेवल. तो अपन यहाँ पे क्या बोलोगे ना, द कंसेप्ट ऑफ वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस, राइट? दैट इज नोन एज व्हाट? हायरार्किकल इनहेरिटेंस. एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस किस कैटेगरी में आने वाला आपका? हायरार्किकल. अब ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सपोज करो मान लो ए के पास आपकी एक प्रॉपर्टी है, बी के पास 2 प्रॉपर्टी और सी के पास मान लो 3 प्रॉपर्टी है. तो इनहेरिटेंस के बाद का अगर सीन देखे तो फिर ए के पास तो कितनी रहेगी? एक ही रहेगी. बी के पास कितनी रहने वाली है? 2 तो इसके खुद की, और एक इसके पेरेंट ए से आने वाली तो कितनी? 3. और सी के पास कितनी रहने वाली है? 3 तो इसके खुद की, एक इसके पेरेंट से आने वाली तो कितनी रहने वाली है? 4. मतलब अगर आप बी क्लास पे कॉल कर रहे हो तो 3 प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हो. 2 तो इसके खुद की, एक इसकी, एक ही. लेकिन आप कौन सी प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकते? सी की नहीं कर सकते, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं. सी की प्रॉपर्टी बी में नहीं रहने वाली, क्योंकि कोई सी पेरेंट नहीं है बी का, राइट? नहीं बी की सी में रहने वाली. ऑब्वियसली कंसेप्ट एक ही है पूरे इनहेरिटेंस में, पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है? चाइल्ड में, राइट? तो लिख लो इसको भी. तीसरा पॉइंट लिखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस, लिखिए इसके अंदर. Number 3 that is hierarchical inheritance. Okay, now यहाँ पे आप मेंशन करिए the concept of one parent class, the concept of one parent class and multiple direct child classes. Multiple direct child classes comes under
The concept of one parent class and multiple direct child classes comes under hierarchical inheritance. The concept of one parent class and multiple direct child classes comes under hierarchical inheritance. Okay. नेक्स्ट ऑब्वियसली इसमें डायग्राम आप नोट कर लीजिए ये वाला। तो फिर यहाँ पे एक चाइल्ड है, एक पेरेंट और मल्टीपल डायरेक्ट इसकी चाइल्ड क्लासेस है, तो डायग्राम नोट कर लीजिए ये वाला। ओके, चलते अपन नंबर 4 के पास, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो अपन देखते हैं। नंबर 4 दैट इज व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है पहले थोड़ा उसको अपन समझने की ट्राई करते हैं, और उसके बाद फिर अपन फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है पहले थोड़ा डेफिनेशन जानने की ट्राई करते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज ए बी, राइट, एंड यहाँ पे है सी। फाइनल यहाँ पे ये इसका पेरेंट और ये इसका पेरेंट, मतलब उल्टा हो गया हायरार्किकल का। हायरार्किकल में क्या हो रहा था, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, पेरेंट, और सी आपका क्या है, चाइल्ड। मतलब एक चाइल्ड और मल्टीपल डायरेक्ट पेरेंट क्लासेस किसके अंडर आएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, और इस पे अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। रीजन इज प्रीटी सिंपल, और वो ये है, अगर हम बात करेंगे एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि बहुत फेमस है, दैट इज व्हाट, जावा। तो अगर अपन जावा की बात करें तो फिर अगर अपन बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता एक्चुअली। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि पाइथन सपोर्ट करता है या नहीं, और अगर पाइथन नहीं करता तब क्या प्रॉब्लम है, क्यों पाइथन नहीं करता, और अगर पाइथन करता है तो इसका मतलब जावा में जो प्रॉब्लम थी वो पाइथन कैसे सॉर्ट आउट करता है, राइट। तो ऑब्वियसली आंसर में इसका ये देता हूँ। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो जावा में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है क्लास और एक होता है इंटरफेस। तो क्लास के थ्रू नहीं करता है, इंटरफेस के थ्रू जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि क्लास के थ्रू करने में उसको कोई इश्यू आता है। तो सवाल ये है क्या पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, आंसर इज यस। ऑब्वियसली पाइथन किसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो अब देखेंगे अपन जावा में क्या प्रॉब्लम आती है, पाइथन इसका सॉल्यूशन कैसे देता है। पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है ये तो अपने को पता चल गया। चलो एक प्रैक्टिकली एक कोड लिखने की ट्राई करते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस करने की ट्राई करते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर अपन कोड लिखे तो ज्यादा कुछ करना नहीं अपने को। यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट, एक क्लास कौन सा है, पेरेंट 1, और चाइल्ड क्या कर रहा है, दोनों को पेरेंट बना रहा है, पेरेंट कॉमा पेरेंट 1। अगर मल्टीपल पेरेंट बनाने तो कुछ नहीं, कॉमा लिख के आप लिखते जाओ। इवन 10 क्लास में पेरेंट बनानी तो ये बना सकता है। अभी क्या हो रहा है इसका डायग्राम अपन देखते हैं। देखो अभी इसका डायग्राम ये है, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे एक क्लास है, कौन सी क्लास, पेरेंट, ओके। एक क्लास है पेरेंट, एक क्लास है कौन सी क्लास, पेरेंट 1, एक क्लास है पेरेंट 1, और यहाँ पे इसके नीचे एक क्लास है, कौन सी क्लास है, चाइल्ड। और चाइल्ड दोनों को पेरेंट बना रहा है, पेरेंट को भी पेरेंट बना रहा है, पेरेंट 1 को भी पेरेंट बना रहा है, पेरेंट को भी पेरेंट बना रहा है, और पेरेंट 1 को भी क्या बना रहा है, पेरेंट बना रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है, एक क्लास और एक की मल्टीपल, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पेरेंट क्लासेस। कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। ओके, अब ऑब्जर्व करो, मान लो पेरेंट के पास कौन सी मेथड है, M1, पेरेंट 1 के पास कौन सी मेथड है, M2, और चाइल्ड के पास कौन सी मेथड है, M3। लेकिन अगर इनहेरिटेंस की बात देखोगे तो पेरेंट 1 के पास तो M1 ही रहेगा, पेरेंट 1 के पास M2 ही रहेगा, और चाइल्ड के पास देखोगे तो कितनी मेथड है, एक तो M3 तो खुद की, M1 कहां से आ जाएगी, पेरेंट से, M2 कहां से आ जाएगी, पेरेंट 1 से। मतलब इसके पास M1 प्लस M2 प्लस M3 ये तीनों मेथड रहने वाली है।
तो अगर चाइल्ड चाहे तो M1 को भी कॉल कर सकता है, M2 को भी कर सकता है और M3 को भी कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे चाइल्ड ने M1 करने की ट्राई की, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्या आउटपुट आएगा, पेरेंट क्लास मेथड। चाइल्ड ने M2 करने की ट्राई की, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्या आउटपुट आएगा, पेरेंट 1 क्लास मेथड। चाइल्ड ने M3 करने की ट्राई की, चलेगा, क्या आउटपुट आएगा, चाइल्ड क्लास मेथड। लेकिन यही अगर अपन ने पेरेंट पे M1 करने की ट्राई की होती तो चल जाता, लेकिन पेरेंट पे M2 करने की ट्राई की होती तो एरर, M3 करने की ट्राई की होती तब भी एरर, राइट। यू नो, क्योंकि इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क करता है आपको फ्लो पता है। एक बार चलाने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे ये क्या आउटपुट देता है वो अपन देखते हैं। तो ऑब्वियसली चाइल्ड तीनों को ही कॉल कर सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं अपने को। जस्ट इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं अपन यहाँ पे। लेट मी क्लियर द कंसोल, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यू विल सी, देखो चाइल्ड तीनों को कॉल कर पा रहा है, पेरेंट की भी, पेरेंट 1 की भी और खुद की भी। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले मेरे को उसका आंसर देना। क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, दो क्लास को पेरेंट बनाना था, चाइल्ड लिखो। पहले आपने क्या लिखा, पेरेंट, बाद में आपने क्या लिखा, पेरेंट 1, राइट। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पहले पेरेंट 1 लिख लूं फिर पेरेंट लिख लो, क्या इससे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब तो यही है ना, पेरेंट 1 की सारी प्रॉपर्टी किसमें, चाइल्ड में, और पेरेंट की भी सारी प्रॉपर्टी किसमें, चाइल्ड में। तो इसका मतलब चाइल्ड खुद की तो कर ही सकता है, साथ में पेरेंट 1 की भी कर सकता है और पेरेंट की भी कर सकता है। तो देखो अभी भी अगर इसको चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात तो वही है ना कि दोनों की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल है, चाइल्ड में। देखो वापस में इसको चलाता हूं एंड यू विल सी अभी भी रिजल्ट बिल्कुल क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या ये ऑर्डर जो आपने यहाँ पे लिखा है कि पहले आपने किसको लिखा है बाद में आपने किसको लिखा है, क्या ये मैटर करता है या नहीं? तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या होगा, मैटर करता है, राइट। अभी तक तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपन इसको मैटर करवाते हैं। देखो ऑब्जर्व करो, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे ये M2 की जगह M1 होता। अब अगर आप नोटिस करोगे तो पेरेंट के पास एक मेथड है, कौन सा, M1, और पेरेंट 1 के पास भी एक मेथड है, कौन सा, M1। अब देखो ये बहुत कॉमन है कि दो क्लास के पास सेम नाम का मेथड हो, क्योंकि देखो आप पेरेंट और पेरेंट 1 के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दोनों क्लास इंडिविजुअल है। तो पेरेंट M1 नाम से मेथड रख ही सकता है, पेरेंट 1 भी M1 नाम से मेथड रख ही सकता है, देयर इज नो इशू, राइट। क्योंकि जैसे इसको इस तरीके से समझो कि मान लो पेरेंट क्लास में अगर एक रिक्वायरमेंट होती कि सपोज 2 नंबर का सम करना है, राइट। इंडस्ट्री लेवल पे अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि पेरेंट क्लास के अंदर 2 नंबर का सम करना है, आप मेथड को नाम क्या देते हैं, सम, ताकि रीडेबिलिटी क्या रहे, इंप्रूव रहे। सपोज कल को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि पेरेंट 1 में भी 2 नंबर का सम करना है, पेरेंट 1 में भी आप मेथड का नाम क्या देते हैं, सम, राइट, ताकि क्या रहे, रीडेबिलिटी इंप्रूव रहे। ऐसा थोड़ी है कि अपने पास 100 क्लास है, एक क्लास में मेथड को ये नाम दे चुके हैं तो दूसरी क्लास में सेम नाम नहीं देंगे, नो, कोई रिलेशन है ही नहीं। एज पर द रिक्वायरमेंट अपन क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो अगर इन दोनों क्लास में मेथड का नाम सेम हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, M1, और अगर इस केस में चाइल्ड जो है यहाँ से लेट्स से M1 को कॉल करने की ट्राई करता है, तो वो कंट्रोल किस तरीके से वर्क करेगा, चेक करते हैं। M1 मेथड कॉल हुआ किस पे, सी पे, सी कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का, कंट्रोल कहां पे जाएगा, चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा M1 मेथड अवेलेबल है या नहीं। तो कितने M1 मेथड अवेलेबल है चाइल्ड में, एक तो यहां से आ रहा है ये, एक यहां से आ रहा है ये, तो फिर चलेगा कौन सा? देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक मेथड को कॉल करो और दो चल जाए, राइट, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ऐसा मत बोलना कि पेरेंट का भी चल जाएगा, पेरेंट 1 का भी चल जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। एक मेथड को कॉल किया तो चलेगी तो एक ही, बट अब सवाल ये है कि इसके पास दो ऑप्शन है कि पेरेंट का चलाए या पेरेंट 1 का चलाए। तो पता है इस रीजन की वजह से जावा किसको सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन। क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि दो क्लास के अंदर सेम नाम का क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, और अगर सेम नाम की प्रॉपर्टी हुई और अगर चाइल्ड ने उस प्रॉपर्टी को कॉल करने की ट्राई की तो जावा इज अनेबल टू डिसाइड कि भाई पहले वाले के पास जाना या दूसरे वाले के पास जाना। क्योंकि जावा बोलेगा, जावा इस तरीके से सोचता है कि क्लास है, किसी क्लास ने अगर दो को पेरेंट बना रखा है तो दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, पहले वाला भी पेरेंट है और दूसरे वाला भी पेरेंट है। अब मैं पहले वाले के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वाले के पास जाऊंगा तो दूसरे वाले की क्या गलती है, और दूसरे वाले के पास जाओ तो पहले वाले की क्या गलती है। तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन, और उस रीजन की वजह से वो किसको सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट पाइथन बोलता है कि ऐसा हुआ ना तो हम तो प्रायोरिटी देंगे। और कैसे देंगे हम प्रायोरिटी, जैसे आप उसको लिखोगे उस ऑर्डर में। तो आपने यहाँ पे पहले किसको लिख रखा है, पेरेंट 1 को, तो ये जो M1 मेथड यहाँ से आपने कॉल करने की ट्राई की है, ये किसकी चलने वाली है, पेरेंट 1 की, और पेरेंट 1 की चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट 1 क्लास मेथड।
देखो एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पे सेम को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ताकि यहाँ से अपन चला रहे हैं, और अगर अपन इसको चलाएंगे आउटपुट क्या आना चाहिए, पेरेंट वन क्लास मेथड है ना, जस्ट ऑब्जर्व हियर। जैसे ही पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं, तो जैसे आप इसको चलाओगे आउटपुट क्या आ रहा है आपका, पेरेंट वन क्लास मेथड, दैट इज फाइन। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको पहले पेरेंट कर दूं बाद में पेरेंट वन कर दूं, तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा, यस। अब जो ये M1 मेथड चल रही है ना, वो किसकी चलेगी, पेरेंट की, क्योंकि पहले आपने किसको लिख रखा है, पेरेंट को। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चला के देखूं तो फिर आउटपुट एक बार अपन ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो अगर अपन आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे यू विल सी इस बार क्या आ रहा है, पेरेंट वन ने कौन से क्लास की आ रही है, पेरेंट क्लास की। तो अगर क्वेश्चन पुटअप हो कि क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो ये ऑर्डर आप लिखते हो क्या ये मैटर करता है, आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, यस मैटर करता है। अगर इन पेरेंट में सेम नाम की कोई प्रॉपर्टी हुई तो फिर उसमें डिसाइड कैसे होगा किसकी चलेगी, डिपेंड करेगा अपन ने ऑर्डर कौन सा लिख रखा है। लेकिन अगर सेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तब कोई इंपैक्ट नहीं, आप कैसे भी लिखो, किसी को भी पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, देयर इज नो इंपैक्ट। लेकिन अगर सेम नाम की प्रॉपर्टी है तो फिर इसके ऑर्डर की वजह से क्या होने वाला है, इंपैक्ट होने वाला है, राइट। जस्ट मेंशन द थिंग्स। यहाँ पे पहले आप खड़ी डालिए मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और लिखिए इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस, लिखिए इसके अंदर the concept of one the concept of one child class, the concept of one child class and the concept of one child class and multiple, the concept of one child class and multiple direct parent class, multiple direct parent classes comes under the concept of one child class and multiple direct parent classes comes under multiple inheritance. The concept of one child class and multiple direct parent classes comes under multiple inheritance. One child class and multiple direct parent classes comes under multiple inheritance. यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो डायग्रामेटिक फॉर्म में कि यहाँ पे ये किसका डायग्राम है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जहाँ पे एक आपकी चाइल्ड क्लास है और उसकी एक से ज्यादा डायरेक्ट पेरेंट क्लास है। फाइन, ओके। यहाँ पे आप इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा यू कैन नोट इट डाउन। इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, इस केस में पेरेंट वाली चलेगी, M1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास विल कम इन द पिक्चर, तो पहले आपने पेरेंट लिख रखा है। क्या गेम वही चलेगी, एक बार लिखिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो ये लाइन नंबर 11 पे आप M1 मेथड को कॉल कर रहे हो, ये किसकी M1 आएगी, पेरेंट की, क्योंकि पहले आपने किसको लिख रखा है, पेरेंट को।
इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो आएगा पेरेंट क्लास मेथड। ओके देन आप जस्ट इस एग्जांपल में आप अगेन अगला जस्ट एरो लगा के चेंज करना कि अगर आपने पहले यहाँ पे पेरेंट 1 लिखा होता और बाद में अगर पेरेंट लिखा होता तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा पेरेंट 1 क्लास मेथड, इसका आउटपुट हो जाएगा पेरेंट 1 क्लास मेथड। तो डिपेंड करेगा ऑर्डर, अगर आपकी प्रॉपर्टीज सेम है तो। प्रॉपर्टीज सेम नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले किसी को भी लिखो बाद में किसी को भी लिखो। ओके देखो किसी ने एक डाउट रीच किया, वो ये है कि सपोज मान लो मैंने इस M1 मेथड को एक नहीं 2 बार कॉल करवाया, ऑब्वियसली करवा ही सकते हो क्योंकि मेथड को कितनी बार कॉल करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आउटपुट आएगा? अगेन द सेम थिंग, यहाँ से पहले तो ये क्लास बन गया, इग्नोर क्लास बन गया, इग्नोर क्लास बन गया, इग्नोर। आओ यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका? चाइल्ड का। कौन पॉइंट कर रहा है? सी। चाहो तो अंदर लिख लो कि ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का। ओके तो यहाँ से आपने किसको कॉल किया? M1। तो M1 मेथड कॉल हुआ किस पे? सी पे। सी कौन से टाइप का है? चाइल्ड टाइप का। कंट्रोल जाएगा चाइल्ड के पास, देखेगा इसके पास M1 मेथड है या नहीं। तो इसके पास M1 मेथड है, हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट 1 और पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल है? चाइल्ड में। तो इसके बाद 2 M1 है, एक तो आ रही है पेरेंट 1 से, एक आ रही है इसके पेरेंट से। अभी कौन सी M1 चलाएगा? पहले आपने किसको लिख रखा है? पेरेंट 1। तो कौन सी M1 चलाएगा? पेरेंट 1 को। और जब पेरेंट 1 की M1 चलाएगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? पेरेंट 1 क्लास मेथड। तो इसकी वजह से तो आउटपुट आ गया पेरेंट 1 क्लास मेथड। उसके बाद खत्म, वापस यहाँ पे अगली बार वापस कॉल करवाया आपने M1, अगेन सेम फ्लो, M1 कॉल हुआ किस पे? सी पे। सी कौन से टाइप का? चाइल्ड टाइप का। कंट्रोल आएगा चाइल्ड क्लास में, चेक करेगा क्या इसके पास M1 है? यस, इसके पास एक नहीं अगेन 2 M1 है, एक तो पेरेंट 1 से आ रहा है और एक किससे आ रहा है? पेरेंट से। अब किसको चलाएगा? पहले किसको लिख रखा है? पेरेंट 1 को। तो अगेन किसको चलाएगा? पेरेंट 1 की M1, और पेरेंट 1 की M1 चलेगी तो अगेन क्या आने वाला है? पेरेंट 1 क्लास मेथड। तो कितनी बार पेरेंट 1 क्लास मेथड प्रिंट होगा? 2 बार, क्योंकि पेरेंट 1 की M1 कितनी बार चल रही है? 2 बार, क्योंकि आपने कितनी बार कॉल किया? 2 बार। अब 50 बार भी करोगे तो पेरेंट 1 की ही चलने वाली है, ऐसा नहीं कि 4 बार करोगे 5वीं बार से पेरेंट की चलना स्टार्ट हो जाएगा। नो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लो ये हमेशा यहाँ से पिक करेगा कि अगर मल्टीपल चीजें आ रही है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? पेरेंट 1 को, क्योंकि पहले आपने इसको लिख रखा है। यही मैं अगर चेंज कर दूं, पहले पेरेंट लिख लूं तो दोनों बार पेरेंट वाली चलने वाली है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे चलाओगे दोनों ही बार आपके पेरेंट 1 क्लास पिक्चर में आने वाली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर अगर मैं इसको चला के बताऊं आपको, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर LC, पहले भी क्या आ रहा है? पेरेंट 1 क्लास मेथड, सेकंड टाइम भी अगेन क्या आ रहा है आपके लिए? पेरेंट 1 क्लास मेथड। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हो तो फिर ये जो यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हो वो ऑर्डर मैटर करेगा अगर प्रॉपर्टीज दोनों में सेम नाम की हुई तो, अदरवाइज मैटर नहीं करेगा, राइट। ओके अब समझने की ट्राई करते अपन यहाँ पे एक और इनहेरिटेंस जो कि कौन सा है? हाइब्रिड। देखो अभी तक अपन ने कितने इनहेरिटेंस समझे? 4। और अगर एक बार क्विकली अपन टैली करें तो फिर इसका मतलब ये है कि पहला इनहेरिटेंस अपन ने देखा था, क्या बोला था? एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, किसके अंदर आएगा? सिंपल और सिंगल। मल्टी लेवल में अपन ने क्या बात की थी? एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास और मल्टीपल इंटरमीडिएट बेस क्लासेज किसमें आएगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तीसरे में अपन ने क्या बात की थी? एक ऑब्वियसली क्या एक पेरेंट क्लास और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस किसमें आएगा? हायरार्किकल में। और चौथा अपन ने बात की मल्टीपल, जहां पे इसका मतलब मल्टीपल डायरेक्ट पेरेंट क्लासेस और एक चाइल्ड क्लास किसमें आने वाला है? मल्टीपल में। तो इस चारों अलग अलग बता रहे हैं कि किसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा। पांचवा जो इनहेरिटेंस आपको दिख रहा है कौन सा? हाइब्रिड। देखो ये कोई नया इनहेरिटेंस नहीं है, ऐसे नहीं बताने वाला कि ऐसा होगा तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे। ये बताने वाला है कि ऊपर जो चारों अपन ने डिस्कस किए हैं अगर चारों का कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइब्रिड।
कभी एक बार ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशंस में आए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट हियर, अगर अपन यहाँ पे लिखे इस तरीके से कुछ, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप बताना कि इसमें कौन सा इनहेरिटेंस है। सपोज करो यहाँ पे एक क्लास है ए, राइट, यहाँ पे एक क्लास में लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे एक क्लास में लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे एक क्लास में लिख रहा हूँ डी, एंड देन लेट्स से ओके यहाँ पे एक क्लास अपन लिख रहे ई। समझ, जैसे ये डायग्राम है, राइट। अगर इस डायग्राम में अपने को देखना है और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, तो एक इनहेरिटेंस आप नहीं बता सकते, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारे इनहेरिटेंस लग रहे हैं यहाँ पे, राइट। जैसे अगर डिपेंड करेगा ना कौन कौन सी सिचुएशन कंसीडर करते हो। जैसे मान लो अगर मैं ये वाली सिचुएशन कंसीडर करूं ए और बी, तो फिर ऑब्वियसली कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, ये सिंपल, राइट। लेकिन अगर मैं यही इस पूरी वाली सिचुएशन को कंसीडर करूं ए बी और डी को, तो कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, ये मल्टी लेवल, राइट। अगर यही में यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और पिन पॉइंट करें, अगर अपन इसको डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करें ए बी एंड सी, इस वाले को देखें तो कौन सा हो रहा है, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड, कौन सा हो रहा है, हायरार्किकल। और अगर यही अपन इसको रिप्रेजेंट करें बी सी और ई को, तो ये कौन सा हो रहा है, एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट, कौन सा हो रहा है, मल्टीपल। तो अब अगर इसको एक इनहेरिटेंस का नाम देना तो आप नहीं दे सकते, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या बोलेंगे अपन इसको, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, कंसेप्ट खाली एक ही है, बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। तो आपको खाली ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इस तरीके से पूछा जाए तो पता होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट कोई सा भी इनहेरिटेंस अपन ने पढ़ा है, बात अपन ने एक ही की है, पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में। इसके अलावा तो कोई बात अपन ने की नहीं है, तो फिर कोई फर्क पड़ता नहीं कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो एक बार लिख लो आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसके अंदर लिखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस, के अंदर लिखिए नंबर 5 हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके यहाँ पे लिखिए एनी कॉम्बिनेशन ऑफ single comma multi level, any combination of single comma multi level comma hierarchical, any combination of single comma multi level comma hierarchical comma hybrid, any combination multiple, okay, any combination of single comma multi level comma hierarchical comma multiple inheritance, any combination of single comma multi level comma hierarchical comma multiple inheritance is known as hybrid inheritance, ये कोई नया इनहेरिटेंस नहीं है, जो पुराने चार अपन ने पढ़े उनको किसी भी पैटर्न में मिक्स कर लो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्चुअली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके डायग्राम आप फॉर्म कर लो सो दैट यू कैन कम टू नो। जैसे डायग्राम जो लिखा है किस कैटेगरी में जाएगा, हाइब्रिड। तो अगर डायग्राम देख के अगर आप इसको कोई एक नाम दे सकते हो ऊपर वाले चार में से, सिंपल या मल्टी लेवल या फिर हायरार्किकल या मल्टीपल, तब तो ठीक है। अगर आप एक नाम नहीं दे सकते क्योंकि कॉम्बिनेशंस है, तो फिर आप क्या बोलोगे उसको, सीधा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखो यहाँ से पहले तो ये डायग्राम जैसे आपने नोट किया ना, यहाँ से देखो मैं एक डाउट में जनरेट करता हूँ कि सपोज यहाँ पे मान लो ऐसा डायग्राम है, राइट। ए क्लास है, चलो ये तो आप लिख लो पहले, उसके बाद एक बी क्लास है, उसके बाद एक सी क्लास है, राइट। देखो बात तो यहाँ पर भी हो सकती है ना कि अगर मान लो ये डायग्राम है, फाइन, इसको आप क्या बोलोगे, मल्टी लेवल। बट मैं बोलता हूँ अगर इतना सा डायग्राम कंसीडर करें तो क्या है, सिंपल। और अगर पूरा कंसीडर करें तो क्या है, मल्टी लेवल। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, सिंपल और मल्टी लेवल का, मतलब इसको क्या बोलोगे, हाइब्रिड। एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ डायग्राम देख के अगर आप एक कमिट कर सकते हो कि कौन सा इनहेरिटेंस है, तो ये वो वाला है। अगर आप डायग्राम देख के जब एक कमिट नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब सिचुएशन क्या है, एक से ज्यादा मिक्स हो रहे हैं।
तो फिर आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड। इस डायग्राम को देख के मैं एक कमिट कर सकता हूँ, कौन सा है, मल्टी लेवल, तो आंसर इसका मल्टी लेवल ही होगा, इसका हाइब्रिड नहीं होगा, राइट, क्योंकि एक में कमिट कर पा रहा हूं। बट जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे एक और कोई क्लास ऐड कर देता डी, अब ये डायग्राम देख के मैं कोई एक कमिट नहीं कर सकता, राइट। ना तो मैं इसको मल्टी लेवल बोल सकता हूँ, ना मैं इसको हायरार्किकल बोल सकता हूँ, ना मल्टीपल बोल सकता हूँ, नहीं सिंपल बोल सकता हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हुआ है, तो अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, हाइब्रिड। तो सिंपल ये है कि अगर आप कुछ चारों में से कोई नाम दे सकते हो तो फिर तो ठीक है, चारों में से कोई नाम आप तभी नहीं दे पाओगे जब कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो रहा हो, तो फिर ऑटोमेटिक वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, हाइब्रिड। तो 5 इनहेरिटेंस अपने डिस्कस किए, 6th इनहेरिटेंस और बच रहा कौन सा, साइक्लिक। देखो हाइब्रिड अगर मैंने पहले बताया है और साइक्लिक अगर मैंने पहले नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये है कि साइक्लिक क्या नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज तो हाइब्रिड में अपन क्या बोलते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मल्टी लेवल हायरार्किकल मल्टीपल साइक्लिक इज नोन एज व्हाट, हाइब्रिड। बट मैं साइक्लिक को इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइक्लिक इनहेरिटेंस पाइथन सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको फिगर आउट आपको करना है। वो क्वेश्चन क्या है, एक बार सुनिए आप यहाँ पे देखो। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, क्लास ए, इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसको अंदर कुछ नहीं करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, खाली मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लास ए एक क्लास है मेरे पास, और एक क्लास में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास बी ए, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि दो एग्जांपल है, ये पहले वाला अलग है और नीचे वाला दोनों अलग है। पहले वाला अगर आप डायग्राम बनाने जाओगे कैसे बनाओगे, एक क्लास ए, जनरली क्या करते हैं, एरो निकालते अपन कहां से, चाइल्ड से, और एरो किस पे आता है, पेरेंट पे। तो यहाँ पे चाइल्ड भी यही है, पेरेंट भी यही है, एरो इससे निकल के इसी पे आएगा। व्हाट इज दिस, साइकिल, साइक्लिक। तो ये पहला एग्जांपल है किसका, साइक्लिक का। दूसरे वाला देखोगे तो क्या है, एक क्लास है ए, उसके पेरेंट कौन है, बी, और एक क्लास है बी, उसके पेरेंट कौन है, ए। तो देखो एरो इधर से जा रहा है, वापस इधर आ रहा है, क्या बन रहा है, साइकिल, साइक्लिक। ये दोनों एग्जांपल किसके, साइक्लिक के। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एग्जांपल लिखोगे, पाइथन आपको क्या देने वाला है, एरर। ये सपोर्ट नहीं करता है, ना तो पहले वाला ना दूसरे वाला, किसी भी तरीके का साइक्लिक इनहेरिटेंस किसमें सपोर्ट नहीं करता, पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहली बात तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये पहले वाला एग्जांपल और दूसरे वाला एग्जांपल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर आप सोचने की ट्राई करोगे, यू विल गेट टू नो कि पहले वाला दूसरे वाला सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। जब आपको ये समझ में आए ना, तो आपको एक और पॉइंट फिगर आउट करना है, क्या ये पाइथन का डिसएडवांटेज है कि पाइथन साइक्लिक को सपोर्ट नहीं करता, या फिर ये डिसएडवांटेज नहीं है। कैसे कमिट करोगे, अगर मान लो साइक्लिक से कुछ फायदा हो सकता था और उसके बाद भी पाइथन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। बट अगर मान लो साइक्लिक से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है और फिर अगर पाइथन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फालतू की चीजें जो अपने को चाहिए, राइट। जैसे अगर मान लो मैं बोलता मल्टीपल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक एडवांटेज अपना रुक जाता कि एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को क्या नहीं बना सकती, पेरेंट नहीं बना सकते, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या मिलता अपने को, डिसएडवांटेज। बट यहाँ पे क्या इसकी जरूरत है या नहीं, ये आपको फिगर आउट करना। तो दो क्वेश्चन है जो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको ये फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है, अपन इन पे डिस्कशन करेंगे कल। लेकिन फिलहाल सेशन खत्म करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है कल के सेशन से। पहला, अगर कोई ऑफलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, तो मुझे नहीं पता कि आपका इंटेंशन क्या है ये सेशन अटेंड करने के पीछे ऑल, बट आपको डे 1 से मेरा इंटेंशन पता, और आपको भी किस लेवल पे अपन चल रही है आपको पता होगा, राइट, किस तरीके से अपन देख रहे चीजों को। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे, वो है ऑब्वियसली आपका डेडिकेशन होना चाहिए अगर आप इस सेशन में बैठे हो। और उसके रिगार्डिंग तो पहली चीज आपको छोड़ने की रिक्वायरमेंट है कल के सेशन से। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कल से किसी को पिन पॉइंट करना पड़ा, मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो पहली चीज, या तो आप क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन कैरी नहीं करें, और अगर आप कैरी करते हो तो फिर मेक श्योर कि आप इसको अपने बैग में या अपने पॉकेट में रखें, और वो साइलेंट मोड पे होना चाहिए या ऑफ मोड पे होना चाहिए। आप इवन निकाल के पास वाले डेस्क पे और इस तरीके से कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अगेन आपकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आपका करियर है। बट अगर आपकी वजह से किसी एक को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मेरे को इसमें इशू है। तो फिर एक बात का ध्यान रखिए, आप या तो कैरी नहीं करें, या फिर आप कैरी करें तो साइलेंट और पॉकेट में होना चाहिए फोन। प्लस अगर आपको लगता है कोई इतना अर्जेंट कॉल है या इतना अर्जेंट कुछ होने वाला है सेशन के टाइमिंग के बीच में, तो मुझे लगता है उस दिन का सेशन आप मिस कर लें, ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप डिसाइड करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट। तो अगर आप क्लासरूम में बैठे, मतलब फिर उसके बाद आप इसको एक्सेस नहीं करें, क्योंकि इवन मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि आपसे इंपॉर्टेंट काम मेरे पास है। अब अगर इवन इस सेशन के बाद में जाऊंगा, बहुत सारे कॉल्स पेंडिंग पड़े होंगे, बट देन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्लास की डिग्निटी ये है कि जो मेरा काम है वो मेरे को करना है, वो है क्लास रिप्रेजेंट करना। तो फिर ये सेम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो फिर ये कल से एक तो किसी के साथ होगा नहीं, दूसरा
अगर आप ऑफलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो या ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, दोनों को टाइम का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि मान लो 11:30 का सेशन है तो फिर आप 11:30 पे यहाँ पे हो, क्योंकि अगर आप सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद भी आते हैं, मुझे लगता है जब भी सेशन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के 10 मिनट में क्या होता है, ऑब्वियसली वो जो भी नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला होता है उसका फ्लो अपन डिस्कस करते हैं। एक बार वो फ्लो मिस हो गया ना, वो पूरे सेशन में आप बैठे जरूर अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, बट वो समझ में नहीं आना आपको, वो फील आपको नहीं आने वाली। खाली अपने को समझना नहीं है, पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो अपना टारगेट है अगर ये अचीव करना है तो फिर समझने से काम होगा नहीं, आपको प्रॉपर फील करना पड़ेगा, क्योंकि याद करना सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मेक श्योर कि आप 11:30 का टाइम है तो 11:30 पे आप इसको अटेंड कर रहे हो। दूसरा, ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, कल, आज नहीं कल आप अपना आईडी कार्ड इशू करवा सकते हो, कल या कल के बाद से आपको जो क्लासरूम में एंट्री मिलेगी वो अपने आईडी कार्ड के बेसिस पे मिलेगी, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। प्लस जो लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी तक ये जूम पोर्टल पे चल रहे हैं, बट कल से ये जो ऑनलाइन सेशन है ये पर्सनल पोर्टल की तरफ स्विच हो जाएंगे, तो वहां पे ही आप एक्सेस कर पाओगे। अब जब भी लाइव सेशन चलेगा, जैसे अभी 11:30 to 1:30 अपना लाइव सेशन का टाइम है, तो लाइव सेशन के टाइम पे आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो कोड प्लैनेट के जो मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है आप वहां से भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो ऑब्वियसली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो इशू, राइट। लेकिन जो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेड प्रोसेस है, सेशन एंड होते ही विद इन 2 to 3 आवर्स रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप ओनली मोबाइल एप्लीकेशन का ही यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज नहीं कर सकते। तो लाइव सेशन आपके पास दोनों ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास ओनली मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ऑफलाइन को भी पोर्टल की एक्सेस होगी, सो दैट अगर कोई सेशन मिस होता तो आप उसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, राइट। थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूं आपको, बाकी ग्रुप में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, खासकर जो ऑनलाइन ले रहे हैं, किस तरीके से आपको पोर्टल पे जाने की रिक्वायरमेंट है। कुछ नहीं, आप अपने कोई सा भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हो ब्राउजर आप खोलें, यहाँ से आपको लॉगिन करना है class.codeplanet.co.in पे। जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपसे पहले एक ओटीपी मांगा जाएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा, अभी आज आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, तो फिर ओटीपी से जैसे लॉगिन करोगे आप इस पोर्टल पे आओगे, आपको इतने सारे बैच नहीं दिखेंगे, आपको खाली एक ही बैच दिखेगा, वो पाइथन इंटर्नशिप करके होगा। तो जैसे ही आप उस बैच में एंटर करोगे तो फिर यहाँ पे जैसे लाइव सेशन का टाइम होगा, आपको यहाँ पे क्लास लाइव होती हुई दिखेगी, इस पे क्लिक करते ही आप क्लास को ज्वाइन कर पाओगे, राइट। तो अब बाकी जो भी आपको रिकॉर्डिंग देखनी है वो आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे सेम इसी तरीके से खुलेगा, तो नीचे एक लाइव क्लासेस करके टैब आ रहा होगा, जैसे आप लाइव क्लासेस टैब पे क्लिक करोगे तो फिर ऑटोमेटिक जितने भी सेशन अब तक हुए सब की रिकॉर्डिंग आप वहां से देख सकते हो, राइट। तो फिर ये, और दूसरा जो भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे एंड ऑल, तो फिर वो भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास क्या असाइनमेंट एंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो ये कल से ऑनलाइन पूरी तरीके से पोर्टल पे स्विच है, और रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब कुछ वहीं पे मिलेगा, प्लस ऑफलाइन में जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। चलो इसके साथ रोकते अपन सेशन को, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ये आप फिगर आउट करके लाना कि साइक्लिक सपोर्ट क्यों नहीं करता, वेदर ये डिसएडवांटेज है या नहीं। इनके साथ अपन कल के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपन कल एंड कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।